पाकिस्तान की तामीराती सनत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, जो न सिर्फ लाखों अफराद को रोजगार फराहम करती है बल्कि दर्जनों मुतल्लिका सनतों को भी मुतहर्रिक रखती है। बिल्डर्स और डेवलपर्स के मसाइल, हुकूमती पॉलिसियों, हाउसिंग के बढ़ते हुए तकाज़ों और मुआशी चैलेंजेस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिल्डर्स की तंजीम आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब सैयद अफजल हमीद साहब। आज के प्रोग्राम में इनसे गुफ्तगू करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तामीराती शोबा किन मसाइल से दो चार है और इसके हल के लिए आबाद क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए सर। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे कि इस वक्त जो तामीराती हमारी सनत है, जो शोबा है, उसको सबसे बड़े कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना है? क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक बात कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक जो है वो बर्रास्त आवाम के साथ भी है और इंसानों से जुड़ी हुई चीज़ है। वो ये है कि हर एक इंसान को एक घर की, मकान की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एक अच्छी लाइफ के साथ रिहाइश इख्तियार कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। बुनियादी तौर पे ये एक रियासत का काम है कि वो हर एक के लिए वो घर का उसूल आसान से आसान बनाए। बिल्कुल। इसी हवाले से जैसा आप जानते हैं कि आबाद जो है वो एक ऐसा इदारा है जिसके साथ जो है वो अराउंड कोई 1600 मेंबर्स जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आबाद के साथ काम कर रहे हैं और उसका मकसद वो यही है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को चलाया जाए। ये इंडस्ट्री जैसा आपने तारुफ में भी बताया कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर है लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए। तो और ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को डे फर्स्ट से काम करने का मौका मिलता है। अगर यानी कि कोई आदमी जिसको कोई काम करना नहीं आता तो वो एक मज़दूर की शक्ल में अपने लिए रोज़गार हासिल कर सकता है। जैसे कि दुनिया भर में हाई राइजेस बनती हैं, इसी तरह से पाकिस्तान में भी अब इसके ऊपर अच्छे बड़े लेवल पे काम हो रहा है। इसके नतीजे में जो चीज़ यानी कि एक तो स्किल्ड लेबर जो है वो उसको ये एडवांटेज होता है कि जब वो पाकिस्तान में इस सतह पे, इस लेवल पे काम करते हैं तो उन्हें पाकिस्तान से बाहर भी काम करने के मौके मिलते हैं और उनको ये एक्सपीरियंस हमारे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए होता है। तो ये इंडस्ट्री दो तरफ़ा काम कर रही होती है। एक तो पाकिस्तान में रोज़गार फराहम कर रही होती है स्किल्ड और स्किल्ड लेबर को, और साथ साथ वो ऐसा तजर्बा या एक्सपीरियंस अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए उनको देती है जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान से बाहर जाके काम करें और उसका ज़र मुबादला और रेमिटेंस पाकिस्तान को भेज सकें। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इस इंडस्ट्री की ये अहमियत है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से हमने एक तरह से प्रोवाइडर के तौर पे काम किया कि लोगों को रोज़गार के साथ साथ उनके लिए घर, अपार्टमेंट और फ्लैट जो है उन लोगों को दिए बना के जो काम रियासत का था उसके पैरेलल हमने ये काम साथ साथ किया कि लोगों को जो है उनके लिए मकानात उनको मिले, उनको अपार्टमेंट मिले। तो ये काम अराउंड कोई 1972 के से एक ऑर्गेनाइज तरीके से आबाद और आबाद के मेंबर्स ये काम कर रहे हैं जी। सर, अभी जो इस वक्त के हालात हैं उसमें किस तरह के चैलेंजेस हो रहे हैं, कितनी मुश्किलात आ रही हैं? क्या जितने फ्लोक्स के साथ ये काम हो रहा था 1972 से, क्या कोई रुकावटें बीच में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्या आज के दौर में? जब भी कोई हुकूमत बनती है या आती है तो हमारी उनसे यही डिमांड होती है कि एक तो टैक्स पॉलिसी जो है वो आसान बने, लोगों को टैक्स देना आसान हो जाए बजाय कि टैक्स को चोरी किया जाए। यानी कि लिए टैक्स की पॉलिसीज़ इस तरह से, अब उसमें कुछ इस तरह के टैक्सेस हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 236C, 236K, यानी कि जब आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हैं तो भी टैक्स दे रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं तो भी टैक्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो और टैक्स बहर रास्त हमारे ऊपर लगते हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो टैक्सेस हैं जो हमारे जो लोग हमसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई भी आप जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो ये दोनों टैक्स आपको देने पड़ते हैं। एक आम आदमी की बात होगी, उसको भी देने पड़ते हैं। ये नहीं, लेकिन उसके असरात हमारी इंडस्ट्री पे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आएंगे। ये कोई 3% करके 6% टैक्स है, यानी कि दुनिया भर में 1 से 2% ओवरऑल टैक्स के ऊपर काम हो रहा होता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के ऊपर। ये सिर्फ 6% टैक्स तो आपने, वैसे तो हमारे यहाँ टोटल ये जब आप प्रॉपर्टी कोई परचेज सेल करते हैं तो 11-12% तक जो है ना आप पे कर रहे होते हैं। तो ये 6% तो इसका यही टैक्स है। तो हमने इनको
FBR और इस तरह के जितने भी इदारे हैं या जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, इनको ये बात समझाने और बताने की कोशिश की कि आप इस तरह के टैक्सेस अगर लगाएंगे और बढ़ाते रहेंगे, जो अभी भी उन्होंने इस बजट में भी इस टैक्स को 4.5 और 1.5% करके वही 6% ही रखा। अगर ये टैक्स दुबई हो, दुनिया के कोई भी ममालिक हो, यहाँ 1-2% से ज़्यादा नहीं होते। और हमारी भी पिछली हुकूमतों में एक हुकूमत ने इसको 2% पर लेकर आ गए थे। एक तो ये वाला मामला है। दूसरा हम ये कहते हैं कि देखें, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री की पॉलिसी जो है वो जब लॉन्ग टर्म बनेगी, यानी कि कम से कम भी 10 साल, क्योंकि हमारे कोई भी एक जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी ड्यूरेशन कम से कम भी 5 साल की होती है। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट हर साल पॉलिसी चेंज कर रही होती है, चाहे वो FBR की पॉलिसी हो या और इससे मुतालिक पॉलिसीज़ हों। उसके नतीजे में क्या होता है कि उसके असरात जो है वो लोगों पे भी पड़ते हैं, जो क्लाइंट या अलॉटीज़ होते हैं, और हमारे बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज कर रही तो आप लोग भी पॉलिसी चेंज करेंगे। उसमें यह है कि अगर कम से कम भी पॉलिसी 10 साल के लिए बने। एक और भी बात है कि हमारा चूँकि बररास्त ताल्लुक कंस्ट्रक्शन से है और कंस्ट्रक्शन मटीरियल से है। अच्छा, अब जब पॉलिसी, अब ये मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो अब अगर आप तमाम जगह की देखें तो वो कॉस्ट में बहुत फ़र्क आ रहा होता है। तो अगर ये कांस्टेंट हो, इसकी पॉलिसी बनी हुई हो कि इसके ऊपर बार बार तब्दीली या असरात नहीं आएंगे, तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकती है। तो ये इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में यानी कि सालाना 12 लाख घरों की शॉर्टेज है। तो फिर एक और जो मसला है कि अगर आपको याद हो कि गुज़िश्ता सालों में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ना, वो फाइनेंसिंग किया करती थी। उसके नतीजे में लोगों को आसानियाँ होती थी और 20 साल 15 साल के ऊपर उनको हाउसिंग फाइनेंस मिला करती थी। अब ये काम तकरीबन जो है वो ना होने के बराबर रह गया। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन फंक्शनल नहीं है, ना होने के बराबर है। और इसी तरह जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक यानी कि एक कंप्लीट तैयार प्रोडक्ट के ऊपर जो है फाइनेंसिंग करते हैं, तो वो जो एक एडवांटेज बिल्कुल शुरू से मिलना चाहिए एंड यूज़र को, जो कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है, या बिल्डर को कि ड्यूरिंग दी कंस्ट्रक्शन उसको वो फाइनेंसिंग मिले, जैसे कि दुनिया भर में रिवाज तरीक़ेकार है। पूरी दुनिया में पहले ही मरहले से उनको फाइनेंसिंग मिलती है, उनके साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए होते हैं। तो एक तो उसमें टाइम लाइन जो है ना बहुत आसान हो जाती है कि जो आपकी कमिटमेंट होती है कि मैंने आपको 2 साल 3 साल 4 साल में कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तो वो टाइमलाइन बनती है। अब इसके नतीजे में जब वो फाइनेंसिंग नहीं मिलती तो प्रोजेक्ट डिले भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर हम इसी हवाले से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, अगर हम कराची शहर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल और इशूज़ की वजह से भी हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, क्योंकि वहाँ यूटिलिटीज़ नहीं आ पाती, ये पानी के मसाइल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है। जैसे दुनिया भर में है कि जब भी आप कोई सिटी या कोई उससे टाउन कोई भी चीज़ प्लान कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड एक टाइम लाइन के तहत की जाती हैं। यानी कि उन्हें एज ए बिल्डर मुझे पता होता है कि कितने वक्त में जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, कितने वक्त में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। मसाइल तो सब नज़र आ रहे हैं, आपकी बातों से वाज़े हो गए। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये टैक्सेस इशूज़ है या जितने भी इशूज़ है, इसमें आपने जिस तरह बोला कि हुकूमत के साथ आप लोगों की 1 to 1 मुलाकातें भी हैं, आप इस पर बात भी कर रहे हैं इस मैटर पर, तो अब तक क्या कुछ नज़र आ रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, या आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस चीज़ पे डिस्कस तो कर रही है लेकिन क्या वो आपकी साइड पर है या नहीं है? अच्छा, इसमें एक कहीं हमें हुकूमती सतह पे ना कुछ कन्फ्यूजन्स भी फील और महसूस होते हैं उनकी साइड से। उसकी वजह मैं ये बताता हूँ कि देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना, वो रियल इस्टेट बिज़नेस का एक पार्ट ज़रूर है। हुकूमत ये समझती है कि रियल इस्टेट बिज़नेस को प्रमोट करने में उनको टैक्सेस कम आते हैं। वो बात कर रहे हैं कि वो जो प्लॉट्स की क्या जो सेल परचेज़ के रुझानात हैं, उसकी वजह से या जहाँ पे जाके फाइनेंशियल पैसे डंप हो जाते हैं, तो वही समझते हैं कि मईशत जो है ना, मईशत को चलाने में मसाइल पैदा होते हैं। तो हमने ये बात उनको बारहा बताई है और बार बार हमारी हर सतह के ऊपर इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुई है कि हमारी इंडस्ट्री तो एक तैयार प्रोडक्ट जो है वो लोगों को डिलीवर कर रही होती है, जिसमें तकरीबन 60 अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी काम कर रही होती हैं। जैसे हमने कहा कि जितनी ज़्यादा ये इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी,
या ग्रो करेगी, इतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं। सर्कल है पूरा, सर्कल है पूरा, सर्कल फायदे में आएंगे साथ। तो ये बात उनको जो है ना उस तरह समझ में नहीं आती। वो बार बार जब भी वो FBR की सतह पे या फाइनेंस मिनिस्टर की सतह पे या प्राइम मिनिस्टर की सतह पे जब ये सारी डिस्कशन बात होती है तो वो उसको घुमा के उसी तरफ लेके आ जाते हैं। और एक प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, अगर मैं उसको ये कहूँ कि 1000 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट जिसके ऊपर हम वो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, वो अराउंड जो है वो 5 से 6 बिलियन रुपीस की वो जाके प्रोजेक्ट सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन जाके मुकम्मल होती है। तो अब आप समझ लें कि जो बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट होते हैं उनका क्या साइज़ फाइनेंशियल होता होगा और उसके अंदर मटेरियल कितना इस्तेमाल होता होगा। तो बिलियंस के जो है ना ये प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये कि वो उसको जिस तरह से गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलनी चाहिए इस इंडस्ट्री को, उस तरह नहीं मिल पाती जी सर। तो एक आम आदमी, एक शहरी के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इसके घर का ख्वाब, क्योंकि महंगाई भी है, तामीराती जो लागत आप बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आपको लग रहा है कि एक आम शहरी के लिए घर का ख्वाब बहुत मुश्किल हो गया है या अभी भी पॉसिबल है? देखिए, ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से कोई इन्फ्लेशन रेट हमारा अराउंड कोई 22% तक चला गया था, साल 1.5 साल पहले। तो ग्रेजुअली कम होता अब तकरीबन 4-5% पे है। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है कि इन्फ्लेशन या महंगाई जो है ना हमारी उसकी शरह जो है कम होके अब 4-5% पे आ गई है। और एक हद तक अगर हम ये कहें कि कंस्ट्रक्शन जो मटीरियल है उसकी भी जो फ्लक्चुएशन थी, यानी कि स्टील का रेट बार बार उसमें इजाफा होता रहता था या सीमेंट में, तो वो भी फ्लक्चुएशन जो है ना वो ख़त्म हुई है, कम हुई है। यानी कि अब वो प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो गई है, एक जगह आकर रुक गई है और बार बार उसमें चेंजेस नहीं आ रहे। तो उसमें फिर हमें ये बात ठीक है कि जो है अब वो हम एक प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं कि अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है। तो इस पूरे साल के अंदर इसमें तो काफ़ी चीज़ें में बेहतरी आई है। इस वक्त आम आदमी या मिडिल क्लास के लिए मसाइल ये हैं कि उसकी सेविंग नहीं है, उसके पास जो है ना क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, सेविंग, ये एक मसला। जैसे अभी आपने सुना होगा कि कुछ बजट में उन्होंने कहा था और उसके बाद उसमें अनाउंस भी किया कि वो 25 लाख और 30 लाख की फाइनेंसिंग जो है ना वो अमाउंट दे रहे हैं, 5-6% लोन पास करें जी लोन। लेकिन अगर आप इस वक्त कोई भी अपार्टमेंट जो है ना वो तकरीबन 1 करोड़ से कम का अपार्टमेंट आपको नहीं मिलता ना। अगर आपको फाइनेंसिंग इसमें 60, 70, 80 लाख रुपए मिले तो 20-25 लाख रुपए आप भी सेविंग 4 साल 3 साल में अपनी सेविंग से डाल सकते हैं और वो उस यूनिट के आप मालिक बन सकते हैं। तो ये एक बड़ा गैप नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ अगर जो है ना सपोर्ट आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ज़रिए मिले तो आप एक प्रॉपर्टी के मालिक भी बन सकते हैं और लोगों को अपनी रिहाइश के लिए चीज़ें भी अपने अपार्टमेंट या उनको वो भी मिल सकता है।